अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप हमेशा से की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हंगामे पे हंगामा और हंगामे पे हंगामा चल रहा है, तो बिल्कुल इसीलिए हमने कहा चले हम आपको कुछ मजीद न्यूज़ भी दे दें। तो जी आप सबसे पहले चलते हैं इमरान खान की तरफ। और जी इमरान खान का कहना ये है कि जी मैं टीटीपी से मिल लूंगा, बात कर सकता हूँ, टीटीपी के साथ बात कर सकता हूँ, मुलाकात कर सकता हूँ, बीएलए वाले उनके साथ बात कर सकता हूँ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरल पार्टी जो है उनके साथ बात कर सकता हूँ। और इसके अलावा खान साहब ने कहा कि मैं सिंधु देश बनाने वालों के साथ भी बात कर सकता हूँ। यानी कि अगर कोई बीएलए से हो, यानी कि बलूचिस्तान लिबरल पार्टी, उससे भी बात कर लेंगे। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनसे भी खान साहब ने कहा कि मैं बात कर लूंगा। साथ साथ सिंधु देश जिसकी के ज्यादा हमें आवाज सुनाई नहीं देती, वो भी खान साहब ने कहा कि जी मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मैं बात नहीं करूंगा। उनका इशारा था बिल्कुल जी जरदारी साहब की तरफ, और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ। बिल्कुल जी मियां नवाज शरीफ की तरफ भी उनका इशारा था। ऐसे शायद मियां साहब का ये ड्रेसिंग सेंस उनको पसंद नहीं आया खान साहब को, शायद इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि मियां साहब से ना ही मिलूं तो अच्छा है। लेकिन खैर ये पिक्चर मियां साहब की यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब की काफी वायरल थी, और उसके बाद किसी ने उसको रेड को ग्रीन भी कर दिया। एनीवे खान साहब के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो लोग तनकीद कर रहे हैं और क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये क्या बात हुई, जिन लोगों ने हमारे यहाँ एपीएस के बच्चों को यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मार डाला, उनसे आप मुलाकात कर लेंगे टीटीपी से। जो लोग बलूचिस्तान में हंगामा कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, बीएलए वालों को, उनसे भी आप मुलाकात कर लेंगे। सिंधु देश की आवाजें भी गूंजनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। और उसका सबसे बड़ा सबूत इमरान खान खुद हैं, जिनका कहना है कि जी मैं सिंधु देश वालों से भी बात कर लूंगा, और अगर मैं बात नहीं करूंगा तो जी वो बात मैं नहीं करूंगा किससे भला, यानी कि पॉलिटिशियंस के साथ। और उनका कहना ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी इमरान खान का मानना है कि वो चोर हैं, और जरदारी साहब के लिए भी इमरान खान साहब का मानना है कि वो चोर हैं, तो इसलिए दोनों के ऊपर करप्शन केसेस हैं, तो मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन इमरान खान ये भूल गए कि 2008 में यही दो लोग थे जिनके साथ इमरान खान साहब साथ साथ खड़े हुए थे। और खास तौर पे जो पीएमएलएन के लीडर हैं या पीएमएलएन को जो हेड करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ जो खाप खड़े नजर आते थे और जिन्होंने उनके साथ इत्तेहाद बनाया था, उनका नाम था यानी कि इमरान खान। और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो एकदम ही कोई दूसरी कहानी हमें सुना रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि ये चीज कहां तक जाती है। साथ साथ इमरान खान की पार्टी के अली मोहम्मद खान साहब का कहना है कि जब वो मिनिस्टर थे तो एक दिन भी बगैर वजू के कुर्सी पे नहीं बैठा। मतलब वजू का आपकी कुर्सी पे बैठने से क्या ताल्लुक है? आप लोग तो बहुत से लोग जानते हैं कि वजू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ करप्शन और चोरी भी चल रही होती है। तो उसके लिए यानी ये कहना कि जी मैं तो बगैर वजू के कुर्सी पे बैठा ही नहीं अपनी मिनिस्ट्री, जब एज अ मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि जब मैं मिनिस्टर था तो मैं वजू के बगैर कुर्सी पे नहीं बैठा। यानी कि मजहब का इस्तेमाल जो है वो धड़ाधड़ किया जा रहा है, और इस बात से पीछे हटता हुआ हमें कोई नजर नहीं आ रहा, ना तो इमरान खान खुद और ना ही इमरान खान की पार्टी में से कोई। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। मैंने अपने मियाँ से कहा था जिन्ने मैनू कहा ना कि इमरान खान छड़, मैं बंदा ही छड़ देना देखे जी कि मैं बंदा छड़ देना, इमरान खान नहीं छड़ना। इमरान खान नहीं छड़ना ना, ये मेरा पैगाम है अपनी सब बहनों को। अगर आपके खामद आपको कहीं इमरान खान की पार्टी छोड़ो, बंदे छड़ दो, मैं तुहानू पीटीआई दे बंदे लब देवांगी। जी तो ये कोई इमरान खान की सपोर्टर थी, और इनका ये कहना है कि अगर उनके हस्बैंड उनको मना करें कि इमरान खान को सपोर्ट ना करो, तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिए, वो इमरान खान की पार्टी से नए बंदे लब देंगी, यानी कि नए लोग जो आपको ढूंढ के दे देंगी, और आप उनसे शादी कर लीजिए या उनके साथ रहिए। तो इस किस्म के सपोर्टर्स हैं इमरान खान के। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस पिछले 8-9 साल से चलता चला जा रहा है, उसका फैसला अभी भी नहीं सुनाया गया।
کون روک رہا ہے؟ کون یہ بتائے گا کہ آخر وہ فیصلہ کیوں نہیں آ پا رہا؟ ظاہری سی بات ہے کہ جیسے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ بولے تو فوج، اس کے اندر دو گروپس بنے ہوئے ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب وہ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ جی گھر نہیں بیٹھنا ہے یا اپنا کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہے، تو بالکل اسی طرح سے بہت سے جو ہمارے آرمی کے لوگ ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگ کے اور اپنی کوئی یا تو اپنی خود کی وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں اور نہیں تو کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو بھی مسلسل اس قسم کی سپورٹ مل رہی ہے، جس میں کہ کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے یا آئی ایس آئی کے، وہ عمران خان کو آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور آرمی تو جی بالکل الگ ہے، وہ تو اس کا تو سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہ ہو، ان کا سیاست سے بالکل لینا دینا ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی سے زیادہ پاپولر کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام میں نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں تو میجورٹی مور دین 85% لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک بات جی، تو یہ بھی پاکستان آرمی کے ہی آفیسر تھے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی سے بہتر یا بڑی پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے۔ اب اینکر نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ سر پاکستان آرمی جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور انہیں صحیح بھی بات ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شاید اینکر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی جو وہ ان کو ٹھیک کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ ہے جی جنرل ظہیر الاسلام صاحب، یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں پہلے، اور اب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ نہ صرف یہ کھڑے ہیں بلکہ کئی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی خاص وجہ تو خیر یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے جو بچے ہیں یعنی جو اولادیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بزنس کر رہے ہیں یا پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی اپنا بزنس چلانا چاہ رہا ہے، کوئی کسی جگہ منسٹر بننا چاہ رہا ہے، تو کوئی پارلیمنٹ میں جانا چاہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں اگر ان کے پیرنٹس جو ہیں یا ان کے فادر اگر ہوں گے کسی پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کو سپورٹ کریں گے، تو ظاہر ہے پھر جواب میں عمران خان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ انہیں سپورٹ کریں۔ یہ چیزیں تو خیر ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بھیجا فرائی میں تھوڑی سی ڈیٹیلز کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہم آپ کو بلکہ بتانا چاہیں گے۔ جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے کوئی دوست ہیں جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور اکثر اگر میں ان سے کہتی ہوں کہ جی ہمارے بہت سے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ سویلین جابز میں ہیں اور سویلینز کی جگہ لاکھوں کی تنخواہیں اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد گھر نہیں بیٹھتے، اور جو سویلینز ہیں وہ بیچارے گھر بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کی جابز کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ پی آئی اے ہو یا کوئی اور ادارہ، لیکن ہمارے دوست مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں ثبوت دیجیے، آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیے، آپ ہمیں نام بتائیے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو تھوڑے سے نام بتا ہی دیتے ہیں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھلا ہو جائے آپ کا، ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ خیر ورنہ باقی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن کیونکہ شو کا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز یہاں پہ ضرور دیں گے۔ خیر ہم چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی جنرل افضل، بالکل جی ان صاحب نے جو ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کرونا کے زمانے میں بہت پیسہ کمایا، اور وہاں سے ہوا یہ کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 25 لاکھ روپیز جو ہے وہ ایک پیشنٹ پہ لگا، پتہ نہیں اس کو کون سی میڈیسن دے رہے تھے، کون سی ویکسین لگا رہے تھے، جو 25 لاکھ پر پیشنٹ انہوں نے
कहा कि खर्च हुए। कोविड तो मुझे भी हुआ था, लेकिन मुझे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा। तो खैर इससे पता ये लगा कि बहुत ज्यादा करप्शन की गई, और ये इमरान खान के जमाने में हुआ, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद बस एक दो दिन ये खबर चली है, और उसके बाद आप तो जानते हैं ना, सब कुछ कारपेट के नीचे, ना कोई पूछेगा, ना कोई बताएगा, और ना कोई कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद इनकी बात गई, फाइल गई हवा में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें याद है, और हम ऐसी बातें बहुत याद रखते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये इन्हें कौन नहीं जानता, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा के कितने पिज्जा फ्रेंचाइज हैं, सभी लोगों को मालूम है कि 100 से ऊपर है वो नंबर। और अब तो इस्लामाबाद में भी जो है वो पापा जॉन्स पिज्जा आपको मिल सकता है। अब ये पैसा कहाँ से आया? आसिम सलीम बाजवा को सी पैक का चेयरमैन लगाया गया था, जहां से वो लाखों की तनख्वाहें उठा रहे थे, और बहुत सी पैसे कारपेट के नीचे भी जा रहे थे। और इसके बाद उनके इतने ज्यादा उनके बिजनेसेस का पता चला, और बड़ी जी ले दे हुई, बड़ा पूछा गया कि जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर इमरान खान साहब भी उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा कि जी बताओ कि ये पैसा मतलब कहाँ से आया, क्या हुआ। तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने कहा अब्बा डब्बा जब्बा। और जब आसिम सलीम बाजवा ने कहा अब्बा डब्बा जब्बा, तो बस इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एकदम सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल जी सेटिस्फाई हूँ आपके जवाब से। इस तरह से आसिम सलीम बाजवा भी 9-2-11 हो गए। अब हम जी चलते हैं अगले, अब जाहिर है हमारे जो अगले कैंडिडेट हैं, हमारे जो अगले विनर हैं, उनकी तरफ। और ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ जी, ये जी वापडा जो है उसके चेयरमैन रहे हैं। और इनके साथ जी हुआ ये, इन्होंने जो किया वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बता रही हूँ कि जी बिल्कुल वापडा केस में ये साहब काम करते थे, और ये भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं। और इनके ऊपर भी जो है बहुत लंबी चौड़ी करप्शन के इल्जामात हैं, यानी कि इन्होंने भी वहां से बेशुमार पैसा बनाया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये वापडा में कर क्या रहे थे। जाहिर है जनरल साहब अगर वापडा में थे, तो वापडा तो एक सिविलियन इदारा है, और एक सिविलियन इदारे में ये फौजी आखिर कर क्या रहे थे। जाहिर है फौजी हैं, मौज तो कर नहीं रहे होंगे। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा केस है। और उसके बाद इनके ऊपर जिस तरह से इल्जामात लगे कि इन्होंने जी बहुत ज्यादा पैसा बनाया है वापडा से, उसके ऊपर भी थोड़े दिन बात हुई, और उसके बाद 9-2-11। जी, तो हम आपको बता रहे थे बिल्कुल जी कि ये हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन। और इनके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं, वापडा में ये थे, यानी कि अगेन सिविलियन जो है उनकी जगह पे ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लग गए थे। और लाखों की तनख्वाह तो खैर उठा रहे थे, सो उठा रहे थे, मगर इसके साथ साथ $753 मिलियन की करप्शन का इल्जाम भी इनके ऊपर है। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन बात हुई, 4 दिन बात हुई, उसके बाद इनकी फाइल भी गई 9-2-11। और जाहिर अगर कोई सिविलियन होता तो उसको तो पकड़ पकड़ के पूछते बताओ ये पैसा कहाँ गया। लेकिन जाहिर है कि लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब से भला कौन पूछता। जाहिर है वापडा के ये चेयरमैन लगे हुए थे, और सिविलियन, किसी मासूम सिविलियन की नौकरी तो जाहिर है इन्होंने हड़प कर ही ली थी। लेकिन साथ साथ सोचा कि खाली बैठे बैठे क्या करूं, तो चलो कुछ $753 मिलियन की इन्होंने जितने अरसे में इन्होंने ये जॉब की, या जितने अरसे इन्होंने वहां पे मौजे की, वो भी इन्होंने हाथ साफ कर लिया। यही हुआ कि जी 2 दिन बात हुई, 4 दिन बात हुई, और उसके बाद फाइल गई चने खरीदने या दही लेने। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और उसके बाद फिर कोई पूछगछ नहीं की गई। इसके साथ साथ जी पीआईए में, यानी कि जो हमारी एयरलाइन है पीआईए, जिसके अक्सर पायलट के पास जो है आप जानते हैं कि किस तरह की फेक डिग्रीज हैं, ये भी एक मशहूर किया गया था। और मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हमने कोई रिक्शा चलाता हुआ बुलाया और उसे कहा जी जहाज उड़ा आते तुम्हें तो उड़ा लो। तो लेकिन खैर ये एक अलग डिबेट है, और इस पे हम फिर कभी
रोशनी डालेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जी वहां पर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, जो कि पीआईए के बने हुए करता धरता, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पीआईए भी जो है वो वहां पे भी किसी सिविलियन को होना चाहिए था। ये एयर मार्शल साहब का वहां काम नहीं था, लेकिन जाहिर है सिविलियंस की नौकरियों पे इनका हक होता है, ये नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो जाहिर है ये जॉब भी गई। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान स्टील मिल सालों से बंद पड़ी, यानी कि बहुत सालों से उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे थोड़ी चलता है जी, हमें वहां पर एक चेयरमैन तो चाहिए ही होगा, और जब वो चेयरमैन आएगा तो फिर जाहिर है वो लाखों की तनख्वाहें भी लेगा, और किसी सिविलियन की क्या मजाल है जो वो पाकिस्तान स्टील मिल का चेयरमैन बने। तो इसी तरह से जी वहां पे भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन साहब को रखा गया, और इन्होंने जी लाखों की तनख्वाहें उठाई, और जी बड़ी मौजा ही मौजा, है ना, मौजा ही मौजा वो करके, और जी एक बार एक्सटेंशन भी मिली इनको, यहाँ तक कि इनकी जॉब खत्म हो रही थी। इनका जो टेन्योर था एक तरह से स्टील मिल में हवा खाने का, यानी जैसे स्टील मिल में काम ही कोई नहीं हो रहा, वहां के चेयरमैन थे, लाखों की तनख्वाहें ले रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जी मैंने घर नहीं जाना, तो इनको 1 साल की एक्सटेंशन और दी गई। तो ये भी एक मेरे ख्याल है सिविलियन जॉब में ही आ जाता है। नादरा, जी बिल्कुल, नादरा जहाँ से आईडी कार्ड्स बनते हैं, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाता है नादरा, और ये भी एक सिविलियन इदारा है। वहाँ के जो जी चेयरमैन है उनका नाम है ब्रिगेडियर बिलाल सईदुल्लाह खान। जी बिल्कुल, बिलाल सईदुल्लाह खान साहब जो हैं ये रिटायर्ड फौजी हैं, ब्रिगेडियर हैं, और सिविलियन इदारे नादरा में एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली लाखों की तनख्वाही भी उठा रहे होंगे। तो मौजा ही मौजा है जी, बस इनके तो जी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो जी आगे चलते हैं हम। उसके बाद जी स्पार्को भी जो है, यानी कि ये जी नेशनल स्पेस एजेंसी है, और उसमें जी मेजर जनरल अमीर नदीम साहब जो है वो बैठकर हवा खा रहे हैं, और जाहिर है ये भी सिविलियन जॉब है, और यहाँ पर भी रिटायर्ड फौजी जो हैं वो मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि हाँ जी बताओ क्या काम है, क्या नाम है तुम्हारा, कितने पकौड़े खाए तुमने। बिल्कुल जी, तो ये वहां पर भी मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जनरल बिलाल अकबर, बिल्कुल जी बिलाल अकबर साहब जो हैं ये रहे जनरल बिलाल अकबर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया के। क्यों हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी किसी सिविलियन का होना चाहिए था। रिटायर्ड जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और ये सब लोग जो हैं हमारे, ये एम्बेसडर बनने चले हैं, और सिविलियन क्या करे। मेरा ख्याल है ये ब्लडी सिविलियंस जो है ना, ये घर बैठे, इसलिए कि ना सिर्फ सऊदी अरब में, मैं आपको बता दूं ब्रुनाई, जॉर्डन, सीरिया, श्रीलंका, यूक्रेन, मालदीव्स, नाइजीरिया और लीबिया में भी हमारे आर्मी ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं उनको लगा दिया गया एज एम्बेसडर। तो जाहिर है कि जो सिविलियंस हैं वो तो गए ना घास काटने। बिल्कुल जी, ये सारी सूरत हाल है, और उसके बाद जी उनके बिजनेसेस भी इनके बेशुमार हैं। खैर वो हम आपको फिर अगले एपिसोड में बताएंगे कि कौन कौन से बिजनेस करते हैं, मगर करें तो क्या करें, आखिर आप ही लोग बताइए ना कि आखिर किया क्या जाए अगर ये बेचारे ये सब कुछ ना करें। इसलिए कि जाहिर है आर्मी जो है वो डायरेक्ट पावर में तो आ नहीं सकती पाकिस्तान में, अगर आ गई तो उससे ये होगा कि फंड्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो कहेंगे जी ये आर्मी जो है ये तो मतलब गवर्नमेंट चला रही है, तो इसको फंड जो है वो जाहिर है गड़बड़ हो जाएगा। बाकी कंट्रीज जो है, जो बाहर से हम कहते हैं ना, चाइना से दे दो, अमेरिका से दे दो, सऊदीया से दे, उधर से भी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से डायरेक्ट पावर में आ नहीं सकते। उसके बाद इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर है इमरान खान ने जो कुछ लास्ट अपने 3-4 साल के अरसे में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो भाई लोग को पसंद नहीं आई है। लेकिन करें तो क्या करें, अगर इमरान खान को हटाते हैं तो घर में बीवी बच्चे नाराज हो जाते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई इमरान को लाओ तभी तो मेरे ये बच्चे जो हैं वो कहीं लगेंगे काम पे। तो जाहिर है कि अब इमरान को भी लाना जरूरी है।
اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ظاہر لڑائی تو کر نہیں سکتے ہیں, کئی بار لڑ چکے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں, کشمیر بھی نہیں لے سکتے, اور بڑا مشکل کام ہے ویسے جی کشمیر لینا نا. دیکھیں نا کتنے سالوں سے ہم کہتے جا رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے جی, ہماری جو ہے نا وہ شہرگ ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر خیر وہ بھی نہیں لیا جا رہا. اب کریں تو کیا کریں, خالی بیٹھ کے ظاہر ہے بزنس ہی کر سکتے ہیں. تو بالکل جی فوجی فاؤنڈیشن ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, اور سب سے اچھی بات اب تو مٹر چھلنے بھی شروع کر دیے, یہ دیکھیے جی فوجی مٹر. تو بہرحال یہ ہم آپ کو آئندہ کسی اور ایپیسوڈ میں ان کے بزنسز بھی گنا دیں گے, لیکن تھوڑا سا میں نے کہا کہ جیسا میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ یہ کہاں کہاں پہ سویلین جاب میں ہے وہ بتانا چاہ رہی تھی. لیکن ہماری ایک بہت زبردست قسم کی ہوا کرتی تھی عاصمہ جہانگیر, جو کہ لائر تھیں اور بہت زبردست بات کرتی تھی. وہ ہمارے فوجیوں کے بارے میں, یا فوجی میں سب فوجیوں کی بات نہیں کر رہی, میں صرف ان فوجیوں کی بات کر رہی ہوں جو یہ بڑے بڑے جنرلز ہیں, اور یہ جا کر جس قسم کے بزنسز کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں نہیں ٹکتا. کوئی آئلینڈ خرید رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کارنر کا پلاٹ لے رہا ہے تو کوئی فلیٹ خرید رہا ہے یو کے میں, ان کی بات کر رہی ہوں, عام سپاہیوں کی نہیں. لیکن عاصمہ جہانگیر کیا کہا کرتی تھی وہ سنیے. پاکستان آرمی ٹریٹر کے بچے کہتے تھے, مگر مجھے پتا ہے کہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے, فوجیز ڈفرز ہیں, ڈفرز, یہ آپ سمجھ لیجئے گا, یہ سیاسی ڈفرز ہیں. اگر آپ ان کی پالیسی پہ چلیں گے جیسے آپ چلتے رہے ہیں تو ملک جو ہے وہ کسی جگہ نہیں جائے گا. مجھے نہیں پرواہ امریکہ کیا سوچتا ہے, افریقہ کیا سوچتا ہے, مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. آج اس فوج نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا ہے. یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ اس کو انکریج کرتے ہیں, اور یہ ڈیبیٹ کو ڈٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر انہوں نے پوری پروپیگنڈا مشینری ڈالی ہوئی ہے. یہ ہمارے آج, میں سارے فوجیوں کو نہیں کہتی ہوں, میں بیچارے عام جوانوں کو نہیں کہتی ہوں, مگر یہ فوجی جرنیل جو جا کے سارا وقت وہاں پہ گولف کھیلتے ہیں, اور گولف کھیل کے اور اس کے بعد ٹھٹے مار کے یہ دیکھتے ہیں کہ پلاٹ ہمیں کہاں ملیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہوا ہے کراچی میں, وہاں پہ شادی گھر بنا ہوا تھا, کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسی سینسیٹیو جگہ پہ شادی گھر بنا ہو؟ انہوں نے ہمیں سوچا ہے کہ یہ فوج نے ہمیں سلیوز بنایا ہوا ہے. یہ وقت آ گیا ہے ان کو کہنے کو کہ پلیز, یہ ہاتھ جوڑتے ہیں, بیرکس میں جاؤ, ہمارے بچوں کو یہاں پہ رہنے دو, ہم یہاں پہ خون خرابہ نہیں چاہتے. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں, جا کے لڑکے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. آپ نے کارگل کیا, آپ نے وہ لائٹ انفینٹری والے لوگوں کو مارا. آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملک کے بچوں کو اپنے سامنے لا کے ان کو ہیومن شیلڈز بناتے ہیں. نہ آپ لڑنے جوگے ہیں, نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں, نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ قبضہ گروپ ہیں, اس ملک کا قبضہ گروپ ہے, اور سیاستدانوں کو اور ہمیں سب کو. جی, تو یہ تھی عاصمہ جہانگیر صاحبہ, اور جو کچھ یہ کہہ رہی تھی, اب کہاں تک کون ان سے ایگری کرتا ہے کون نہیں. خیر میں تو ان سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. اور نہ صرف یہ کہ مختلف لوگوں کی جو زمینیں ہیں اس پہ قبضہ کر کے شادی ہال بنا رکھے ہیں, بلکہ اور بھی کئی بزنسز ہیں جس میں کہ ایک کراچی میں کہنا چاہیے کہ ٹینکرز آتے ہیں پانی کے, اور وہ بھی کہا یہی جاتا ہے کہ فوج کے انڈر ہے. کئی ریٹائرڈ فوجی ہیں جن کا یہ بزنس ہے, اسی وجہ سے کراچی کے نل میں پانی نہیں آتا. اور اگر آپ کسی کے گھر بھی جائیں تو آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ جی ہم نے ٹینک آرڈر کیا ہے, ٹینکر آ رہا ہے پانی کا, اور تب ہی لوگوں کو پانی ملتا ہے, اس کے بغیر پانی نہیں ملتا لوگوں کو. اور اس طرح کے جو ٹینکرز ہیں, ظاہر ہے بہت پیسہ دینا پڑتا ہے, لوگوں کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن شاید ہی
कराची में जो मेन सिटी है इस्लामाबाद की तरह से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है, यहाँ पर आपको शायद ही कोई घर ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको नल में खुद से, मतलब जैसे कहना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी होता है वो आता हुआ मिले। ये टैंकर्स ही हैं और ये लाखों करोड़ों, बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी ज्यादा के पैसे ये बना रहे हैं, और ये बिजनेसेस भी हमारे भाई लोग का है। मगर खैर कोई बात नहीं, शर्म नहीं आती। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के ये जो आप डीएचए वगैरह सुनते रहते हैं कि अब यहाँ डीएचए बन रहा है, अब वहाँ डीएचए बन रहा है। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, बहुत से लोग मुझे कहते हैं डीएचए से क्या बनता है, तो जी डीएचए का मतलब होता है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, और ये आर्मी ऑफिसर्स के अंडर होता है। बहुत ये ज़मीनें अपने नाम अलॉट करा लेते हैं, और कई जगह पे जो है ये बता दिया जाता है कि बस ठीक है जी, ये हिस्सा जो है, ये प्लॉट जो है, या ये कॉर्नर की जो जितने भी प्लॉट्स हैं, ये आर्मी के नाम कर दिए गए हैं। और इसी तरह की कई चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व पाए गए। मगर साथ साथ ये है कि कौन इनको काबू करे, कौन इन्हें कंट्रोल करे, पॉसिबल नहीं है। जो भी सिविलियन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो इनके अंडर ही होती है, चाहे वो इमरान खान हो, या चाहे वो नवाज शरीफ हो, या जरदारी साहब हो। अभी भी हाल वही है कि इमरान खान को अगर थोड़ा सा भी भाई लोग की सपोर्ट हट जाए तो इमरान खान कहीं नजर नहीं आएंगे। जो इमरान खान आपको बड़ा बड़ के बोलते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि जी मैंने फिर आना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो जाहिर है उनके सर पर भी आशीर्वाद जो है वो भाई लोग का है। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी भाई लोग लाए थे और भाई लोग ने हटा दिया। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट डालते हैं, लोग के वोट की वजह से आते हैं, ये एक सफेद झूठ है। लोग निकलें या ना निकलें, वोट डालें या ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं और कहाँ वोट नहीं कास्ट हो रहा है, इसलिए कि जिसको लाना है भाई लोग उसको ले आते हैं। ये तो मेरे ख्याल है 2018 की बात है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आने वाली थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि इमरान खान को बता दिया गया है कि जी बेटा 4 साल के लिए तो मिला रहे हैं, 4 साल के बाद हट जाना है। लेकिन 4 साल के बाद जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान की चीखें आसमान तक गई, और उसके बाद इमरान खान ने जो है वो एक नई प्लानिंग शुरू कर दी, और जिस तरह से आर्मी को बीच में से तोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को बीच में से 2 हिस्से कर दिए, एक उनके साथ है और दूसरा उनके साथ नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ पे किसको कामयाबी मिलती है और किसको कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन इनके क्या-क्या बिज़नेसेस हैं, किधर-किधर पे ये कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिससे कि पैसा बनाया जाता है, सब के सब जो हैं उनके सारे एसेट्स जो हैं वो बाहर है, चाहे वो फैमिली की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो। क्योंकि जैसे ही इनको मौका लगेगा, एक-एक करके सब के सब जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अब जैसे ये साहब हैं, अरे यार ये किसकी पिक्चर लगा दी है, तो वो है ना जिनके हाँ वो, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, सॉरी। ये तो अभी सर्विस में हैं, और ये तो वही है ना जो वहां गए थे, अफगानिस्तान गए थे, वो कावा शावा पी रहे थे, और वो ही है ना जिनको वो आप जानते हैं ना, वो गलत निशाना, वो छोड़े ना हमें क्या। लेकिन देखें इस बच्चे की बेचारे की क्या हालत हो गई मेरी बातें सुन सुन के। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको, जैसे कि पहले भी हमने एक बार आपको बताया था कि पाकिस्तान में बड़ी शदीद किस्म की डिक्टेटरशिप रही है, और उसके कई कैरेक्टर्स जो है हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि अयूब खान, याहिया खान, और इसी किस्म के कई दूसरे, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ भी शामिल हैं, और इन्होंने जी कारगिल वाला कारनामा करने की कोशिश की थी मगर नहीं हो पाया। उसके साथ साथ ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो भी एक बहुत कैरेक्टर रहे हैं, एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा कैरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान की। तकरीबन 11 साल इन्होंने जो है पाकिस्तान की ऐसी तैसी की, जिसकी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं, जो असल में हम भुगत रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो ज़ियाउल हक का भी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जी अयूब खान 11 साल रहे, उसके बाद याहिया खान रहे 3 साल, 12 साल तकरीबन ज़ियाउल हक, और 9 साल परवेज मुशर्रफ। लेकिन जी ये जो अयूब खान साहब के 11 साल थे, उसमें एक कैरेक्टर और बड़ा मशहूर था, और वो था जी जनरल रानी का।
और कहा ये जाता था कि जी वो जो कहती थी वही होता था, जो कह दिया वही बात सुनी जाती थी। तो खैर कहाँ तक सही है ये तो हमें जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं वो हमें बताते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हमने कहा चले लग गया तो हम भी आपको कुछ बताते चले। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही को अब सीएम पंजाब बना दिया गया है। उससे पहले हमजा शहबाज सीएम पंजाब थे। अभी इस बात को पीएमएलएन मानने को तैयार नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये म्यूजिकल चेयर और इस किस्म के जुगाड़ होना कोई नई बात नहीं है। ये काम होते रहते हैं और आगे भी कितने टाइम होते रहेंगे ये हम कुछ गारंटी से कह नहीं सकते। मगर जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के काम चल रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान का ये कहना है कि जी मैं सबसे मुलाकात कर लूंगा लेकिन पॉलिटिशियन से नहीं मिलूंगा। तो हो सकता है कि जैसे कि बाजवा साहब ने नवंबर में चले जाना है, उनकी कहा जा रहा है कि वो चले जाएंगे, मेरे ख्याल है चले ही जाएंगे, नहीं जाएंगे, अच्छा हो सकता है ना भी जाए, लेकिन मेरा ख्याल है चले जाएंगे। यानी कि उनकी जो है टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा, जो उनको एक्सटेंशन दी गई थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हो सकता है मेरा बेबी मेरे जाने का वेट कर रहा है, मेरा ख्याल है बाजवा साहब ऐसा कुछ कह रहे होंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। बाजवा साहब जाते हैं तो उनकी जगह दूसरा कौन आता है, और जब दूसरा कोई आएगा तो वो किस तरह से बात करता है। लेकिन एक चीज और भी हमने सुनी थी, और वो ये हम आपको जाते जाते वो भी बता दें, एकदम ही मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, वो ये कि जी जो जरदारी साहब हैं वो आजकल दुबई गए हुए हैं, बिल्कुल। और जरदारी साहब दुबई जाने के बाद जरदारी साहब को जी कोविड हो गया है। अब पता नहीं हो ही गया है या जरदारी साहब वापस नहीं आना चाह रहे हैं या क्या है, बहरहाल। लेकिन जरदारी साहब से दुबई मिलने गए जी DGISI, यानी कि नदीम अंजुम साहब जो है, जनरल नदीम अंजुम जो है, वो मिलने के लिए गए जरदारी साहब से दुबई में। अब क्या बातें की दोनों ने, मुझे क्या पता जी, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे तो ये नहीं पता साथ वाले रूम में मेरे घर वाले क्या बातें कर रहे हैं। कह रहे बात लगी हुई है जी अपनी बकबक करने में, इसी किस्म की बातें करते। कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे पता लगा ना जरदारी साहब ने और DGISI ने आपस में क्या बातें की हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी, आप यकीन रखिए। लेकिन कुछ तो दाल में काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जरदारी साहब जो हैं वो इतनी लंबी प्लानिंग करें और जो है चौधरी साहब से लेटर भी लिखवा लें, सब कुछ कर लें, और उसके बाद भी कामयाब ना हो, और फिर वो दुबई चले जाएं, और दुबई जाने के बाद उनके पीछे पीछे DGISI भी दुबई चले जाएं। मतलब कुछ तो है, मगर क्या है मुझे क्या पता। मैं तो इस किस्म की बातें करती कोई नहीं हूँ। आप ही लोगों को इधर उधर की पड़ी रहती है कि यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ करते हैं। मेरी तो ऐसी आदत है नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।